हेलो टू ऑल ऑफ यू। आरएसआईटी की लेक्चर सीरीज में मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम 6 नंबर का मीन्स 6 नंबर का असेसमेंट आज देखेंगे। ये जो आज का वीडियो लेक्चर है, इसमें आपके असेसमेंट क्वेश्चन हैं प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आइए तो हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए डैश और डैश का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। ठीक है, मैं पहले के वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ कि www एंड www भी आप इसको बोल सकते हैं। तो W का जो फर्स्ट W है, इसका मतलब होता है वर्ल्ड। ठीक है, सेकेंड W का मतलब होता है यहाँ पे वाइड, और तीसरे W का यहाँ पे मतलब जो हो जाता है वो हो जाता है वेब। ठीक है, वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया, पूरी दुनिया। वाइड का मतलब होता है फैला हुआ, है ना। और वेब का मतलब होता है जाल, यानी एक ऐसा जाल जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसको हम इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। तो बेसिकली जो वर्ल्ड वाइड वेब है, जब आपको इसमें कोई चीज ढूंढनी हो, जैसे इंटरनेट पे हमें किसी भी चीज को ढूंढना होता है, जैसे मुझे कोई भी चीज सर्च करनी है, तो मुझे सर्च करने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो देखिए, सबसे पहले तो मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है ना, इंटरनेट कनेक्शन होने के बाद मेरे पास क्या होना चाहिए? ब्राउजर होना चाहिए। ब्राउजर मतलब जैसे कि आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, इस तरीके का कोई ना कोई ब्राउजर मेरे पास होना चाहिए। फिर सिर्फ ब्राउजर से हम कोई चीज नहीं खोज सकते। ब्राउजर में हमारे पास कुछ सर्च करने के लिए सर्च इंजिन होते हैं, जैसे कि गूगल सर्च इंजिन हो गया, है ना। आपने कभी देखा हो या नहीं देखा, आई डोंट नो, बट एक बिंग भी सर्च इंजन होता है ना। गूगल तो होता ही होता है। ठीक है, तो गूगल पे आप क्या करते हैं, कोई ना कोई चीज लिखते हैं, तब जाके वो सर्च होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गूगल जो है वो कहाँ से आता है? जब आपके पास कोई ना कोई ब्राउजर होगा। ब्राउजर नहीं होगा तो आप google.com को भी ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, और ब्राउजर तभी काम करेगा जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा। तो 3 चीजें हमको चाहिए जब भी हमें वेबसाइट पे कोई भी चीज ढूंढनी है। तो यहाँ पे 3 चीजें मेन बताई जा रही हैं। जब भी हमको इंटरनेट पे कोई भी चीज सर्च करनी है, तो हमारे पास एक इंटरनेट कनेक्शन, कोई ना कोई ब्राउजर और कोई ना कोई सर्च इंजन होना चाहिए। 3 चीजों से हम कोई भी चीज को सर्च कर सकते हैं। तो हमारे ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पहले तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा बोल रहा है ब्राउजर्स एंड स्कैनर। क्या भाई आपको कोई भी चीज ढूंढना है वर्ल्ड वाइड वेब पे, तो आपको ब्राउजर की आवश्यकता होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। लेकिन उसके साथ में इसने क्या कह दिया? स्कैनर। तो स्कैनर तो सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट डिवाइस होती है जो आपके डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजती है। तो ब्राउजर सही है लेकिन स्कैनर गलत है, इस कारण ये आंसर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा होता है गोफर एंड विंडोज। तो भाई यहाँ पे जो विंडोज है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये हमारी जो 3 कंडीशंस हमने यहाँ पे पढ़ी उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। और ये वाली बात दूसरी कि आप कहोगे विंडोज के बिना, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके बिना कोई भी कंप्यूटर नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता। लेकिन अभी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनेट की। ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन हमारा आ रहा है सर्च इंजन एंड इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन तो आ रहा है सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन मतलब ये जो आपका गूगल है, इस तरीके, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्च इंजन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की कोई सी वेबसाइट जिसके द्वारा हम किसी चीज को सर्च करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा सर्च इंजन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो गूगल है ना, ये किस आधार पे डेटा को सर्च करता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इंटरनेट चलाना चाहती हूँ ना, कोई चीज सर्च करना चाहती हूँ। सपोज मुझे MyRKCL सर्च करना है, तो अब MyRKCL क्या ऐसे सर्च हो जाएगा यहाँ पे सामने विंडोज के ऊपर ही? नहीं होगा ना। इसके लिए मुझे किसकी आवश्यकता है? किसी न किसी ब्राउजर की। तो देखिए ये भी माइक्रोसॉफ्ट एज का है, एक ब्राउजर है, जैसा ये गूगल क्रोम है। तो कोई सा भी एक ब्राउजर मुझे ओपन करना होगा। अब यहाँ पर मुझे क्या, किसकी आवश्यकता रहेगी सर्च करने के लिए? गूगल की। ठीक है, अब गूगल पे मैं कोई भी चीज सर्च करती हूँ। सपोज मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ MyRKCL, तो गूगल ने मुझे MyRKCL से रिलेटेड जितने भी वेब पेज है वो सर्च कर यहाँ पर दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पर तो आपको वेब पेज दिख रहे हैं। अब जैसे पहले नंबर पे दिख रहे हैं, अब जब मैं दूसरे नंबर पे जाऊंगी तो मुझे MyRKCL से रिलेटेड और भी कई सारे वेब पेज दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तीसरे नंबर पर जाऊंगी तो मुझे MyRKCL से रिलेटेड और भी कई सारे वेब पेज दिख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है?
कि मैंने माई आरकेसीएल सर्च किया, तो मेन मुझे जिस पे काम होता है बेसिकली, मेरा जो काम है जो मोस्टली बच्चे यूज करते हैं, आप भी आरएसआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो माई आरकेसीएल वेब पोर्टल यहाँ तक पर सर्च कर लेते हैं। या फिर इन केस यदि आप आई लर्न पे काम कर रहे हैं, असेसमेंट दे रहे हैं, तो आप सिंपल और सिंपल क्या लिखते हैं यहाँ पे, माई आरकेसीएल आई लर्न। ठीक है, तो देखिए आई लर्न से भी रिलेटेड जितनी भी वेब पेजेस हैं वो भी सामने आ गए, वीडियोस भी सामने आ गए, और जिसपे मोस्टली काम होता है आई लर्न माई आरकेसीएल वो सबसे ऊपर है। तो ऐसा क्यों कि जिसपे हमें काम है वो सबसे ऊपर है, बाकी चीजें नीचे की तरफ ये यहाँ पे गूगल में बताई जा रही है। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हैं तो गूगल सर्च इंजन क्या करता है, जो भी हम वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, जैसे माई आरकेसीएल की वेबसाइट सर्च किए तो उसने माई आरकेसीएल से रिलेटेड जितने भी वेब पेज हैं वो सारे के सारे मेरे सामने यहाँ पर लाकर प्रेजेंट कर दिए हैं। ठीक है, अब ये जो जितने भी वेब पेज आए ना, इसकी वो क्या तैयार करता है, गूगल एक इंडेक्सिंग तैयार करता है। इंडेक्स का मतलब रैंक देखता है कि सबसे ज्यादा कौन सा वेब पेज पे वर्क होता है। तो जिस वेब पेज पे सबसे ज्यादा वर्क होता है ना उसको सबसे ऊपर, फिर उससे कम जिस पे वर्क होता है उससे कम, उसके बाद फिर उससे कम वर्क वाला उसके बाद, यानी एक तरीके से सारे वेब पेजों की क्या तैयार कर देता है गूगल सर्च इंजन, एक इंडेक्सिंग। गूगल सर्च इंजन या अन्य कोई भी सर्च इंजन है वो यही करता है, सर्वर पे जाता है, वेब पेज कलेक्ट करता है, यानी आपने जो भी रिक्वेस्ट की, जैसे माई आरकेसीएल की रिक्वेस्ट की तो जो सर्च इंजन है वो माई आरकेसीएल की वेबसाइट पर गया, वहां से रिलेटेड जो भी उसको वेब पेज मिल गए वो सारे के सारे उठा लाया, उठाने के बाद उसकी रैंकिंग बना दी, यानी इंडेक्सिंग बना दी रैंक के आधार पर। जो सबसे ज्यादा यूज होता है उसको सबसे पहले, फिर कम वाला, यानी जो फिर कम यूज होता है वो वाला। ठीक है, तो इस तरीके से जो सबसे कम यूज होता है उसको क्या करता है, वो सबसे लास्ट में कर देगा। जैसे कि यहाँ पे देखो कई सारे नंबर्स दिख रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग इसने क्या करा, सब चीजें वेब पेज को क्या कर दिया, सेट कर दिया। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इंडेक्सिंग कह रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, यदि हमें किसी विशिष्ट विषय को, यानी हम किसी विशेष विषय को यदि इंटरनेट पे यानी वर्ल्ड वाइड वेब पे ढूंढना है तो हमको किसकी आवश्यकता पड़ी, यहाँ पे एक तो सर्च इंजन की आवश्यकता पड़ी, और सर्च इंजन ने किसका यूज किया, इंडेक्स का। तो दोनों का प्रयोग करके हमारे सामने जो भी विषय है वो क्या सामने आ जाता है। तो इन कोई भी विषय को ढूंढने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए हमें सर्च इंजन और इंडेक्स की आवश्यकता रहती है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है, लेकिन चौथा ऑप्शन फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो चौथा ऑप्शन कह रहा है स्कैनर एंड सर्च इंजन, तो वापस से स्कैनर आ गया। तो देखिए स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। फाइन, ओके, तो जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा सर्च इंजन एंड इंडेक्स। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए उपयोग में आने वाली वेबसाइट को कहते हैं। भाई जब हम अपने आपस में दोस्तों का या अपने रिलेटिव के साथ एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं, यानी बोल दीजिए कि भाई हम एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो ग्रुप बनाने के लिए ताकि हम आपस में बातचीत कर सकें, एक दूसरे को पोस्ट शेयर कर सकें, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, तो आप सभी जानते हैं आजकल उसके लिए फेसबुक का यूज किया जाता है, व्हाट्सएप का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका फेसबुक की वेबसाइट, इस तरीके की जो वेबसाइट है ना, जिनमें आप आपस में जुड़ जाते हो, एक दूसरे से बात करते हो, एक दूसरे को अपने मैसेज भेज सकते हो, इस तरीके की जो वेबसाइट है ना उनको हम सोशल नेटवर्किंग कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए उपयोग में आने वाली जो वेबसाइट है उसको हम सोशल नेटवर्किंग कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है यूआरएल क्या है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म यहाँ पे जान लीजिए। यू का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। और यूआरएल होता क्या है, तो यूआरएल किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या बैठना चाहिए, सबसे पहला ऑप्शन होता है एक लाइव चैट प्रोग्राम। क्या यूआरएल एक लाइव चैट प्रोग्राम है, नहीं भाई, ये किसी वेबसाइट का एड्रेस है, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या आ रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधनों का एक पता। हाँ, जितने भी वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन है ना, यानी कि जितने भी वेब पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, उनका जो एड्रेस है उसको हम क्या बोलते हैं, यूआरएल कहते हैं, ठीक है। इंटरनेट विजार्ड बिल्कुल गलत है, एक वर्णन बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर क्या कहते हैं हमारा,
वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ई लर्निंग ऑनलाइन शिक्षा में आपको पाठ्य सामग्री किन विकल्पों से मिलती है। यानी जब आप ई लर्निंग करते हैं, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं किसी भी चीज को, तो ऑनलाइन के जरिए जो आपको पाठ्यक्रम मिल रहा है वो कौन से विकल्प में मिलता है। तो ऑनलाइन जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो उसमें जो पाठ्य सामग्री है बेसिकली वो अधिकतर हमको पीडीएफ फॉर्म में मिलती है। वैसे देखिए पाठ्यक्रम आपको पीपीटी के फॉर्म में भी मिलता है और वीडियो के फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन एमसीक्यू के क्वेश्चंस जब एमसीक्यू के क्वेश्चन हमको सॉल्व करना हो तब क्या हमको बेस्ट चूज़ करना होता है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन है ना उनमें सबसे बेस्ट पीडीएफ दिख रहा है, तो इसलिए पीडीएफ हमको यहाँ पे टिक करना होगा। यदि मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाता ऑल ऑफ द अबव, तो आप ऑल ऑफ द अबव को टिक कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि वीडियो के फॉर्म में भी आपको मिल जाता है ऑनलाइन कंटेंट, पीपीटी के रूप में भी मिल सकता है, ठीक है। ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर आपको किस रूप में देता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो कंटेंट है वो पीडीएफ के रूप में आते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें पीडीएफ चुनना होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसलिए जो बेस्ट है हम उसको चुनेंगे, इसलिए यहाँ पे पीडीएफ ऑप्शन आ जाएगा। यदि इन केस यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन हो जाता है ना, तो आप ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे टिक कर सकते थे ना। आगे बढ़ते हैं। तो अगला और क्वेश्चन आता है डायरेक्टरी सर्च को डैश भी कहा जाता है। तो डायरेक्टरी सर्च को क्या कहा जाता है यहाँ पर? तो यहाँ पे ऑप्शन आता है यूनिक सर्च, इंडेक्स सर्च, डायरेक्टरी सर्च, दिए गए सभी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो आपका आ जाएगा डायरेक्टरी सर्च। डायरेक्टरी सर्च अपने आप में ही लिखा हुआ है, तो जो डायरेक्टरी सर्च है उसको हम डायरेक्टरी सर्च ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के उदाहरण है। आप बताइए इनमें से कौन सा उदाहरण, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग आपको अलाउ करता है। तो स्नैपडील, हाँ स्नैपडील एक वेबसाइट है जिसके द्वारा आप सामान परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन। अमेजन बिल्कुल सही है, अमेजन आप सभी जानते होंगे, अमेजन के द्वारा हम ऑनलाइन सामान परचेस कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर भी हम ऑनलाइन सामान परचेस कर सकते हैं। तो दिए गए सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन आता है ईमेल क्या है। तो ईमेल क्या होता है? ईमेल बेसिकली क्या होता है, जब हम इंटरनेट के जरिए एक दूसरे को कोई अपना मैसेज भेजते हैं उसको हम ईमेल कहते हैं। तो ईमेल जो है इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक लिखा है ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल को हम यहाँ पर ईमेल कहते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है? इंजीनियरिंग इंटरनेट मेलिंग, तो बिल्कुल गलत है। इंस्टेंट मैसेजिंग बिल्कुल गलत है। ई कॉमर्स बिल्कुल गलत है। तो इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक मेल नहीं लिखा, तो ये चीज क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है ई कॉमर्स के क्या लाभ हैं। तो ई कॉमर्स का सीधा सा मतलब होता है, यहाँ पे ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, स्पेलिंग वही है ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। तो बेसिकली कॉमर्स का क्या मतलब होता है? कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य, यानी व्यापार करना, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक लग गया तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक के जरिए व्यापार करना, यानी जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन किसी सामान को बेचते हैं, तो ये आ जाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंतर्गत, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं? तो पहला बोल रहा है सुविधा, कि आपको अच्छी सर्विस मिलती है, अच्छी सुविधा मिलती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से। यानी आजकल आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, तो क्या है आपके लिए बहुत सुविधाजनक है? हाँ बिल्कुल सही है, सुविधाजनक है हमारे लिए। दूसरा आता है उत्पादों की श्रृंखला। क्या ई कॉमर्स के जरिए, यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य है, इसमें उत्पादों की जो श्रृंखला है वो अच्छी खासी हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। तीसरा पैसे की बचत। पैसे की बचत हो जाती है ना, हमारा जो इधर उधर आने जाने का जो खर्चा है वो बच जाता है, समय की बचत हो जाती है ना। तो यहाँ पे दिए गए सभी विकल्प आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण हैं। अब बताइए सोशल नेटवर्किंग साइट के कौन कौन से उदाहरण है? सोशल नेटवर्किंग होती क्या है? मैंने अभी आपको बताया था। सोशल नेटवर्किंग यानी जिसमें रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और कनेक्ट हो जाने के बाद अपने मैसेजेस भेजते हैं, मैसेज सेंड रिसीव करते हैं दूसरों के,
ठीक है, यानी पोस्ट भेजते हैं हम, जैसे फेसबुक पे आजकल दूसरों की पोस्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाती है, सोशल नेटवर्किंग। तो सोशल नेटवर्किंग के क्या क्या उदाहरण है, तो पहला फेसबुक, बिल्कुल सही। ट्विटर, हाँ ट्विटर भी सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण है, क्योंकि इसमें भी आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, दूसरों के मैसेज देखते हो, अपने मैसेज दूसरों को सेंड करते हो। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम में भी भाई यही सब होता है, अपनी कोई पोस्ट बनाइए, फ्रेंड्स को भेज दीजिए, यानी आपने जो ग्रुप बना रखा है, जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, वहां तक आपका मैसेज पहुंच जाएगा। तो जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, दिए गए सभी। नाउ 10वां देखते हैं, 10वां क्या रहा है, डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाली आखिरी भाग को डैश कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, डोमेन नाम, डोमेन नाम का क्या मतलब है, देखिए मैं पहले के वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ। जैसे कोई भी वेबसाइट है, मान लो गूगल ही है, तो गूगल लिखने के बाद क्या लिखा होता है यहाँ पे, .com। ठीक है, तो मैं आपको पहले की वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ, जो गूगल लिखा हुआ है, ये गूगल क्या है, डोमेन नेम है। क्या है, डोमेन नेम, DOMAIN, डोमेन और नेम। और फिर ये जो .com है ना, इसको हम बोलते हैं डोमेन कोड। जैसे .com है, .edu है, .gov है, .in है, ये सब कहलाते हैं डोमेन कोड। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है डोमेन नाम, यानी ये जो गूगल लिखा हुआ इस तरीके की वेबसाइट्स होती है, जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, जीमेल हो गया, तो गूगल नाम के बाद में जो .com से लिखा हुआ है आखिरी भाग, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डोमेन कोड। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर एक सही आंसर रहेगा। ओके, ना आगे बढ़ते हैं, तो 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 11वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। सबसे पहले जानिए क्लाउड स्टोरेज किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम इंटरनेट पर कोई भी चीज को सेव कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है, क्लाउड स्टोरेज कहलाती है। जैसे कि गूगल ड्राइव आपने अधिकतर आमतौर पर यूज की होगी। गूगल ड्राइव जो है उसमें क्या होता है, आप अपने डाटा को सेव कर दीजिए और कभी भी जरूरत पड़ने पर आप वहां से अपने डाटा को देख सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे गूगल ड्राइव होती है, वैसे माइक्रोसॉफ्ट की भी एक ड्राइव होती है और उसका नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। जैसे गूगल की ड्राइव होती है ना, गूगल जीमेल यदि आपने बनाया होगा तो वहां पे देखना एक गूगल ड्राइव का ऑप्शन जो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, देखिए कहाँ मिल जाता है, मैं आपको बता भी देती हूँ। इस तरीके से गूगल सर्च इंजन को ओपन करना, तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से 9 डॉट्स दिखते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करिए तो यहाँ पर देखिए आप ये देखिए ड्राइव का ऑप्शन दिख रहा है। तो ये ड्राइव का ऑप्शन होता है, इस तरीके का चिन्ह रहता है इसका, ये आपको मोबाइल में भी दिख जाएगा। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, अपनी कोई फाइल है वो यहाँ पर मैं सेव कर सकती हूँ। ठीक है, तो जिस तरीके से मुझे गूगल ही सुविधा देता है ना, उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का भी एक वन ड्राइव होता है, वो भी मुझे ये सुविधा देता है कि अपने डाटा को इंटरनेट पर सेव कर सकती हूँ। गूगल ड्राइव अभी आपने देख लिया। ड्रॉप बॉक्स, हाँ ड्रॉप बॉक्स भी एक ऐसी सुविधा है जिसमें मैं क्लाउड पर यानी इंटरनेट पर अपने डाटा को स्टोर कर सकती हूँ। तो जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा मेरा, दिए गए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मूक का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे मूक का जो फुल फॉर्म है वो होता है आपका बेसिक ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। देखिए कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो सबके लिए ओपन होते हैं, ऑनलाइन आप उन कोर्सेज को पढ़ सकते हैं, तो ऐसे कोर्सेज कहलाते हैं मूक। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। आगे बढ़ते हैं, तो 13वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या 13वें नंबर का क्वेश्चन कहता है, राज ई ज्ञान में किस तरह की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। राज ई ज्ञान से क्या मतलब हो गया, राज्य से मतलब हो गया राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान का भी क्या ई ज्ञान का एक पोर्टल है। तो जो राजस्थान ई ज्ञान का पोर्टल है उसमें कुछ पाठ्य सामग्री आपको प्रोवाइड करवाती है राजस्थान सरकार। तो जो राजस्थान ई ज्ञान का पोर्टल है उसमें जो पाठ्य सामग्री मिलती है वो आपको किस रूप में मिलती है। क्या वो आपको वीडियोस के रूप में मिलती है, क्या वो आपको ई बुक के रूप में मिलती है, क्या वो आपको ई कंटेंट के रूप में मिलती है। तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा दिए गए सभी। कुछ खरीदने और बेचने के लिए काम में आने वाली वेबसाइट किस कैटेगरी की होती है। देखिए जब भी हमें कोई चीज खरीदना है या बेचना है ना, तो उसके लिए हम जब किसी वेबसाइट का यूज करते हैं, साधारणतः हम खरीद बेच रहे हैं वो वाली बात, उससे हमारा व्यवसाय हो गया। लेकिन अगर हम किसी वेबसाइट के जरिए यानी ऑनलाइन कोई भी सामान को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो वो किस कैटेगरी का काम है, तो उस कैटेगरी को हम बोलते हैं
वो किस कैटेगरी की वेबसाइट होगी, जिस वेबसाइट के जरिए हम कोई सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इस कैटेगरी की वेबसाइट होती है ई कॉमर्स वेबसाइट। यानी जब हम किसी वेबसाइट के द्वारा लेन देन करते हैं या सामान का क्रय विक्रय करते हैं तो ऐसी वेबसाइट को हम ई कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं। रोजगार और आजीविका पोर्टल का क्या लाभ है? भाई कुछ पोर्टल्स बने हुए हैं जो कि आपको रोजगार प्रदान करते हैं, कुछ पोर्टल्स बने हुए हैं जो आपको रोजगार प्रदान करते हैं, कुछ वो आपको आजीविका प्रदान करते हैं। तो ऐसे पोर्टलों का क्या लाभ होता है? तो पहला है नौकरी तलाशने वालों को विभिन्न रोजगार योजनाओं के बारे में जानकारी एकत्र और प्रसारित। हाँ भाई, रोजगार और आजीविका के कुछ पोर्टल्स होते हैं और ये ऐसे पोर्टल होते हैं जिसमें नौकरी संबंधित जानकारी दी जाती है। तो छात्र वहां से नौकरी संबंधित जानकारी देखकर अपनी नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं और उनके प्रयासों से नौकरी उन्हें मिलती भी है। फिर SC ST OBC दिव्यांग महिला कमजोर वर्ग के नौकरी चाहने वालों की सहायता के लिए विशेष योजना बनाना। हाँ तो देखो, रोजगार और आजीविका पोर्टल है ना, ये क्या करता है, जैसे कुछ SC ST कैंडिडेट्स, OBC है, कोई दिव्यांग है, कोई महिला है या कोई कमजोर वर्ग का व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करता है, विशेष योजनाएं बनाता है कि किस तरीके से हम इन सब की सहायता कर सकते हैं। ठीक है, रोजगार और आजीविका पोर्टल के द्वारा। तीसरा, बेरोजगारों को रोजगार देना। हाँ, रोजगारों को रोजगार देने के लिए बेसिकली रोजगार पोर्टल होता है। तो रोजगार पोर्टल होता है कि रोजगार पोर्टल ऐसा पोर्टल होता है जो कि रोजगार के बारे में आपको बताता है, कैसे आपको रोजगार मिलेगा, आपकी सारी चीजों में मदद करता है। आजीविका पोर्टल भी एक इस तरीके का पोर्टल है जो कि आपकी आर्थिक रूप से सहायता करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आ जाएगा हमारा दिए गए सभी। ई कॉमर्स वेबसाइट पर भुगतान कर सकते हैं। अब ये बताओ, ई कॉमर्स वेबसाइट पर हम कैसे भुगतान कर सकते हैं? कि हम कैश ऑन डिलीवरी, यानी जब सामान हमारे घर में आ जाए उसके बाद हम पैसे देकर ई कॉमर्स से जो भी चीज सामान खरीदा उसका भुगतान कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं भाई। ऑनलाइन हम कोई सामान मंगाते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन भी होता है कि जब वो सामान जब हमारे घर पे आ जाएगा तब हम आपको पैसे दे देंगे। तो जो एजेंट आप सामान लेकर आता है वही एजेंट आपसे पैसे भी ले जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी। दूसरा, इंटरनेट बैंकिंग। जब हम सामान खरीदते हैं तो अपने डेबिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन ही अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो सुविधा है जिसमें हम ऑनलाइन अपने डेबिट कार्ड का यूज करके या अपने बैंक के द्वारा मिले हुए ID पासवर्ड का यूज करके पैसा दे सकते हैं या पैसे का भुगतान कर सकते हैं, ऐसी सुविधा को हम इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। तो जब हम कोई सामान ऑनलाइन खरीदते हैं तो हम इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी भुगतान कर सकते हैं। डेबिट क्रेडिट कार्ड। हाँ, डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए भी हम भुगतान कर सकते हैं। तो सही आंसर आ जाएगा दिए गए सभी। नाउ 17वां देखो, तो 17वां क्वेश्चन आता है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए ई बाजार का URL है। तो देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा एक ई बाजार का URL तैयार किया गया है। ठीक है, तो इस ई बाजार का जो URL है, URL का मतलब क्या होगा, मैंने पहले ही बताया था, किसी वेबसाइट के एड्रेस को हम URL कहते हैं। ठीक है, तो राजस्थान सरकार ने एक ई बाजार की वेबसाइट बनाई है, तो उसका एड्रेस का जो नाम है वो है आपका https://www.ebazar.rajasthan.gov.in। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राज ई वॉलेट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक भी कहा जाता है। यह पोर्टल आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को डैश करने की सुविधा देता है। राज ई वॉलेट, ये वॉलेट ना होते हुए यहाँ पे ये ई वॉल्ट है ना, ठीक है, मिसिंग है, ये ई वॉल्ट है, को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक भी कहा जाता है। को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक भी कहा जा सकता है। यह पोर्टल आधिकारिक दस्तावेज और प्रमाण पत्रों के डैश करने की सुविधा देता है। डैश यानी ये रिक्त स्थान करने की सुविधा देता है। तो सबसे पहले तो यहाँ हम जानते हैं कि राज ई वॉलेट क्या है। तो राज ई वॉल्ट का, ई वॉलेट नहीं, ई वॉल्ट। तो यहाँ पे राज ई वॉल्ट का मतलब होता है राजस्थान ई वॉल्ट। तो राजस्थान ई वॉल्ट क्या होता है? तो ई वॉल्ट क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। राजस्थान सरकार ने कागजी कार्यवाही और लंबी प्रक्रियाओं को कम करने के लिए एक कदम उठाए हैं। ठीक है, देखिए, आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अपने कागज लेकर जाते हैं। अब वो कागज आपके बार बार सत्यापित होते हैं। तो इस प्रक्रिया को कम करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक कदम उठाया।
राजस्थान सरकार ने राज ई वॉल्ट की ऑनलाइन सेवा शुरू कर दी। ठीक है, यहाँ सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं और उन्हें कभी भी कहीं भी आसानी से प्राप्त और काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ई वॉल्ट की सुविधा है जो राजस्थान सरकार ने दी है, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट्स आप सेव करते हैं वो एक तरीके से डिजिटली सत्यापित हो जाते हैं। तो बार बार आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट बार बार वेरीफाई कराएंगे, ये सब काम अब क्या हो गए, राजस्थान में कम हो चुके हैं। ठीक है, और किसकी मदद से कम हुए, तो राजस्थान ई वॉल्ट की सुविधा से। तो बेसिकली राजस्थान ई वॉल्ट में जो आप अपने दस्तावेज को स्टोर करते हो ना, सेव कर लेते हो, यानी आपके दस्तावेज जब कंप्यूटर में या मोबाइल में पहुंच जाते हैं तो वो किसका रूप ले लेते हैं, डिजिटल दस्तावेज का। ठीक है, तो राजस्थान ई वॉल्ट एक ऐसी सेवा है, एक ऐसी सर्विस है, या कह लीजिए एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप अपने दस्तावेज को डिजिटल रूप में इस एप्लीकेशन के अंदर सेव करके रख सकते हो। और ये जो सेव किए हुए दस्तावेज है ना, ये क्या होते हैं, सत्यापित होते हैं, यानी इन दस्तावेज को डिजिटली सत्यापित कर दिया जाता है। तो कहीं भी इंटरव्यू में जाने के दौरान आप इन सर्टिफिकेट्स को दिखा सकते हो, यानी अपने मोबाइल पे राजस्थान ई वॉल्ट को ओपन करके अपने सर्टिफिकेट्स दिखा सकते हो, वो सर्टिफिकेट वहां पर मान्य होंगे। तो ये जो पोर्टल है बेसिकली जो हमारे दस्तावेज और प्रमाण पत्र हैं इनको डिजिटली सत्यापित करने की सुविधा प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा डिजिटल सत्यापन। 19 नंबर का क्वेश्चन आता है, जब आप किसी टॉपिक के लिए डैश का प्रयोग करते हैं तो उसके द्वारा खोजी गई सूचना एक डेटाबेस के जैसे ढांचे में संगठित हो जाती है। जब आप किसी टॉपिक के लिए डैश का प्रयोग करते हैं तो उसके द्वारा खोजी गई सूचना, अब देखो सूचना किसके द्वारा खोजी जाती है, तो सूचना खोजी जाती है यहाँ पे गूगल सर्च इंजन के द्वारा, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। तो गूगल सर्च इंजन के द्वारा जब भी आप किसी भी टॉपिक की सूचना खोजते हैं तो गूगल सर्च इंजन क्या करता है, आपके द्वारा खोजी गई सूचना को एक डेटाबेस जैसे ढांचे में ढाल देता है, यानी आपने जो भी सूचना को खोजा है ना उसका एक डेटाबेस तैयार करता है। अब डेटाबेस में वो क्या करता है, सारी वेबसाइट्स को लेकर आता है और रैंक के आधार पे उनकी इंडेक्सिंग कर देता है, सबसे ज्यादा खोजे जाने वाली सबसे ज्यादा पॉपुलर जो भी वेबसाइट है उसको सबसे ऊपर सेट कर देता है गूगल सर्च इंजन या कोई सा भी सर्च इंजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आ जाएगा आपका सर्च इंजन। 20वां क्वेश्चन देखो, तो 20वां क्वेश्चन आता है, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। राजस्थान सरकार ने एक ई कॉमर्स वेबसाइट को चलाया है। ठीक है, और इस वेबसाइट को हम कहते हैं यहाँ पर ई बाजार। ठीक है, यानी राजस्थान सरकार ने एक ई कॉमर्स के वेबसाइट को चलाया है और इस वेबसाइट को हम ई बाजार कहते हैं। यहाँ से आप ऑनलाइन लेन देन कर सकते हैं। 21st क्वेश्चन है, निम्न में से माइक्रो ब्लॉगिंग का एक उदाहरण है। माइक्रो ब्लॉगिंग किसे कहते हैं, सबसे पहले जानिए ब्लॉगिंग किसे कहते हैं। तो ब्लॉगिंग का अर्थ होता है कि आप अपनी कोई भी चीज को, ऐसे किसी विषय की जानकारी है तो उसको आप लिखकर ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हो कि आपके पास कोई जानकारी है, आपको कोई चीज बहुत अच्छी आती है, आपको कंप्यूटर का बहुत अच्छा ज्ञान है सपोज मान लीजिए, तो आप चाहते हो कि आप अपने कंप्यूटर्स के नोट्स को बनाओ और इंटरनेट पे पब्लिश कर दो। तो ऐसा करने के लिए कि आप अपने नोट्स को, अपने लिखे हुए सामग्री को पब्लिश करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ब्लॉगिंग का यूज करना होगा। तो ब्लॉगिंग आपकी चीजों को ऑनलाइन पब्लिश करवा देती है, यानी आपके द्वारा लिखे हुए टेक्स्ट को ऑनलाइन पब्लिश करा देती है। तो एक तो ब्लॉगिंग होगी। अब एक ब्लॉगिंग का छोटा रूप भी होता है, इसको हम माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं। इसमें हम छोटे छोटे रूप में अपने नोट्स या छोटे छोटे रूप में अपना कोई टेक्स्ट पब्लिश कर सकते हैं। तो माइक्रो ब्लॉगिंग की जो सुविधा रहता है, यानी छोटे छोटे रूप में अपने टेक्स्ट को, यानी छोटे साइज में अपने टेक्स्ट को जब हम पब्लिश करते हैं तो ये सुविधा हमको कौन देता है, ट्विटर। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ट्विटर। 22वां देखो, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है। तो देखिए ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन करती है। तो ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, आप सभी जानते हो, अभी तो जैसे आप कस्टमर हो तो आप क्या करते हो, सामान खरीदते हो किससे, दुकानदार से, ऑनलाइन माध्यम से। यानी आप जो सामान खरीद रहे हो वो कहाँ से आ रहा है, बिजनेसमैन, यानी जो बिजनेस चला रहा है वहां से, बिजनेसमैन से किसके पास आ रहा है, आपके पास में कस्टमर के पास आ रहा है। ठीक है, तो ये जो बिजनेस से कस्टमर आपके पास सामान आ रहा है, इस व्यवस्था को हम बोलते हैं B2C, यानी बिजनेस टू कस्टमर।
तो ऑनलाइन शॉपिंग में किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है, यानी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो जो लेन देन करते हो उसमें इसमें से कौन सी चीज है जो ऑनलाइन शॉपिंग, तो इसमें से कौन सी चीज है जो ऑनलाइन शॉपिंग का एक लेन देन का उदाहरण है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, B2C। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 23, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड स्टोरेज बेस्ट स्टोरेज समाधान कौन सा है। देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा आपको कुछ क्लाउड स्टोरेज मिलते हैं, ठीक है, जिसमें आप अपना डेटा क्या कर सकते हो, सुरक्षित कर सकते हो ऑनलाइन। तो उसमें से सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है, यानी कई सारे स्टोरेज मिलते हैं, जो बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट समाधान है जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो, वो कौन सा हो जाता है आपका, राज ई वॉल्ट। अभी मैंने बताया राज ई वॉल्ट के बारे में। राज ई वॉल्ट एक सुविधा है जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जो ऑनलाइन आपके पास सुरक्षित हो चुके हैं, ये डिजिटली सत्यापित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है ई कॉमर्स के प्रकार है। तो देखिए, ई कॉमर्स के यानी जो हम इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय करते हैं ना, उसके कौन कौन से व्यापार होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय का पहला उदाहरण, तो हम अभी थोड़े 1-2 क्वेश्चन पीछे ही देख चुके हैं जिसमें हमने बोला बिजनेस टू कस्टमर, यानी B2C, यानी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, तो ऑनलाइन शॉपिंग किसका उदाहरण एक तरीके से देखा जाए तो वो ई कॉमर्स की एक उदाहरण है, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय के द्वारा ही तो आप शॉपिंग कर रहे हो ऑनलाइन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय के तो ऑनलाइन शॉपिंग जब आप करते हो, ये ई कॉमर्स का एक उदाहरण है। तो ऑनलाइन शॉपिंग में आप क्या करते हो, बिजनेस से कस्टमर, यानी जो सामान है बिजनेस से कस्टमर पर आ रहा है, यानी B2C इसका एक बहुत ही अच्छा, यानी B2C इसका एक उदाहरण है, ठीक है। अब इसी प्रकार इसी प्रकार जैसे हम ऑनलाइन सामान परचेस करते हैं ना, ऐसे क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस भी सामान परचेस होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज किसी की कोई मशीन मैन्युफैक्चरिंग का काम है किसी का, है ना, कोई बिजनेस है, तो मशीन बना के बेचता है ये व्यक्ति, ठीक है। अब जब ये मशीन बनाएगा तो मशीन ऐसे तो बन नहीं जाएगी, मशीन के लिए भी कुछ ना कुछ औजारों की जरूरत पड़ेगी, कई सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी जिनको मिलके वो मशीन बनेगी। तो वो सारी चीजें भी क्या करेगा, किसी ना किसी बिजनेसमैन से ही खरीदेगा ना, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके की जो व्यवस्था हो गई वो क्या हो गई, B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। अब एक व्यवस्था होती है कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर टू कस्टमर का मतलब होता है कि किसी एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर तक सामान पहुंचा देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल OLX पे क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा, अब आपके लिए बेस्ट है, आप उसका यूज नहीं कर रहे हो, है ना, आप चाहते हो कि इसको मैं निकाल दूं, तो आप OLX पे डाल दोगे और कोई दूसरा व्यक्ति सामान को क्या खरीद लेगा। अब जो खरीद रहा है वो बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन आपने जो सामान बेचा है ना, तो भले आपने बेचा लेकिन आप बिजनेसमैन तो नहीं है ना, आपके घर में पड़ा था तो आपने चलो OLX पे डाल दिया, आप कोई बिजनेसमैन नहीं, आम इंसान हो, लेकिन सामान आपसे दूसरे इंसान पे पहुंच गया। तो इसका मतलब ये किसका उदाहरण हो गया, कस्टमर टू कस्टमर का। तो ये काम भी कैसा हुआ है, ऑनलाइन ही हुआ है, ऑनलाइन ही आपका सामान बिका है। अब हो सकता है अगला व्यक्ति आपको ऑनलाइन ही पैसे दे दे या कैश में दे दे, कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन भी दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज, तो ये भी किसका उदाहरण हो गया, आपका ई कॉमर्स की एक उदाहरण हो गया। तो जो सही आंसर है हमारा वो हो जाएगा यहाँ पे दिए गए सभी। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।